नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बाजार वाला जो पार्ट कर रहे थे आजीविका में, उसका ही आज नेक्स्ट वीडियो है। जहां से हम लोगों ने कल ख़त्म किया था, मतलब परसों जब हम लोग लाइव क्लास में आए थे, तो वहां से जहां से हम लोगों ने ख़त्म किया था वहां से आज कंटिन्यू करेंगे। वहां पर मैं आपको बाजार के 3 टाइप बताया था, क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर और प्रतियोगिता के आधार पर। तो क्षेत्र के आधार पर कितने टाइप होते हैं बाजार के, वो मैं पिछले वीडियो में जब लाइव आया था तो आपको बता चुका हूँ। देखिए, लाइव क्लास में जो फर्स्ट लाइव क्लास था वो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, उसमें प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसके लिए मैं जो नोट्स है आप लोगों का, वो वॉइस तो क्लियर था उसमें, ठीक है, तो वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है। जो बोर्ड पे नहीं दिख रहा था आप, उसके लिए आपको टाइप्ड फॉर्म में, टाइपिंग के फॉर्म में टाइप करके उस नोट्स को मैं टेलीग्राम में डाल दिया हूँ। तो यहाँ से आप लोग सिर्फ उसको समझिए और वहाँ से जाके नोट कर लीजिए। एक वीडियो में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, बाकी का वीडियो जो है अगर अपन फ्यूचर में लाइव आते भी हैं तो इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। और ये तो खैर बाकी तो जैसे हम लोग क्लास कर रहे थे वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो वो उस वीडियो से के बाद जो आज का वीडियो है वो उसी का कंटिन्यू है आगे। तो क्षेत्र के आधार पर मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग देखेंगे समय के आधार पर बाजार देखेंगे और उसके बाद प्रतियोगिता के आधार पर बाजार के कितने टाइप होते हैं वो वाला पोर्शन हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाजार वाला जो पोर्शन था उसमें 2 तरीका मैं और बता रहा हूँ आपको, एक ग्रामीण बाजार और शहरी बाजार, 2 टाइप और ध्यान रखना, अलग से इसको याद रखना, ग्रामीण बाजार और शहरी बाजार। वो ये लगभग आप बोल सकते हैं कि ये क्षेत्र के आधार पर बाजार जो था ना, उसी का ये टाइप है। क्षेत्र के आधार पर जो बाजार था उसका 2 टाइप और है, एक ग्रामीण बाजार और एक शहरी बाजार। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है 2012 के पेपर में, तो ये जब मैं आपको बताऊंगा तो उसके बाद उस सवाल को जाके देखना, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है ग्रामीण बाजार? देखो, ग्रामीण बाजार की क्या विशेषताएं हैं। एक, कृषि पर निर्भर होगा ग्रामीण बाजार। गाँव, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिकतम पॉपुलेशन, मैक्सिमम जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि से संबंधित कार्यों पर निर्भर है। वहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह तो है नहीं, कोई प्लांट वगैरह है नहीं, तो वहाँ पर किस पे निर्भर है? मैक्सिमम लोग, आज भी 80% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों पर निर्भर है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लोग खेती किसानी ही करते हैं। तो वहाँ पर की जो मैक्सिमम जनसंख्या है ग्रामीण बाजार की, एक विशेषता क्या होगी कि वो उसकी मैक्सिमम जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहेगी। जबकि शहरी बाजार में व्यापार पर निर्भर रहेगी। शहर की बाजार में बहुत सारा ऑप्शन है करने के लिए, जैसे कि बिजनेस है, स्टार्टअप है कुछ, है ना, या फिर पावर प्लांट है, या फिर व्यापार जो बोलेंगे आप, व्यापार है ना, व्यापार में मतलब का क्या, बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोग पावर प्लांट में भी जा सकते हैं। और भी बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर हैं, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिसके सारे दरवाजे खुले हैं, तो वहाँ पर बिजनेस भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है। तो शहर की जो जनसंख्या है वो बेसिकली किस पे डिपेंड रहती है? बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ों पे डिपेंड रहती है। और ग्रामीण बाजार में जो जनसंख्या है वो क्या रहेगी? मैक्सिमम कृषि पर निर्भर रहेगी। तो ये दोनों में हो गया। दूसरा, बाजार सामूहिक होता है ग्रामीण में। ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज का बाजार भी वहीं पर लगेगा, सब्जी भी आपको वहीं पर मिलेगा, दूध भी आपको वहीं मिल जाएगा, और छोटी मोटी सामान्य चूड़ी वगैरह जो बाजार है और मार्केट है, उसको मनिहारी का बोलते हैं, वो भी एक ही जगह मेला टाइप का लगता है, कोई दिन फिक्स रहता है, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें, खाने पीने की भी सब्जियाँ मिल जाएगी, सब चीज़ें मिल जाएगी एक ही जगह पर। तो ग्रामीण बाजार क्या होता है? सामूहिक होता है। लेकिन शहरी बाजार में आप जब देखेंगे तो हर चीज़ों के लिए एक फिक्स्ड स्थान रहता है। सब्जी का मार्केट अलग रहेगा, जो आपका कॉस्मेटिक्स का मार्केट अलग रहेगा, और कुछ चीज़ें हैं, कपड़ा का मार्केट अलग रहेगा, और जितनी भी चीज़ें, घड़ी का मार्केट अलग रहेगा, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन का मार्केट अलग रहेगा। तो हर चीज़ का अलग जगह पर मार्केट रहता है। क्यों? क्योंकि शहर में पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है। सब जगह को, मार्केट को एक जगह मर्ज कर देंगे तो आपको जो चीज़ें लेने के लिए जाना है आप फिक्स्ड उसके मार्केट में जाएंगे और उससे संबंधित सभी चीज़ें एक साथ आपको दुकान मिल जाएगी। जैसे कि आपको मोबाइल लेने के लिए जाना है तो एक कॉम्प्लेक्स बना होता है जिसमें 100 दुकान सिर्फ मोबाइल के रहते हैं। तो आपको अगर मोबाइल से संबंधित चीज़ें लेनी है तो वहाँ पर आपको जगह जगह पे, बगल बगल में ही, पास पास में सब मोबाइल की दुकान मिल जाएगी। तो उससे क्या होता है कि आपको ऑप्शन भी ज़्यादा मिलेंगे, आपको रेट में भी डाइवर्सिटी मिलेगी, मॉडल में भी डाइवर्सिटी मिलेगी, आपको ऑप्शंस भी आपके पास बहुत सारे रहेंगे। एक जगह से एक मोबाइल अगर पसंद नहीं आया तो 10 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं है, सभी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। तो शहरी बाजार की क्या विशेषता होती है कि वो एकल बाजार होता है, मतलब एक चीज़ के लिए एक ही मार्केट होता है। जबकि ग्रामीण बाजार में सब चीज़ें एक जगह पे होती हैं। एक तो गाँव ही छोटा सा होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मार्केट रख नहीं सकते, एक जगह पे मार्केट रहता है। तो तीसरा है संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब फोन,
जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, तो संचार का मतलब क्या होगा? फोन। संचार माध्यम क्या है? फोन है, इंटरनेट है, ये संचार का माध्यम है, ईमेल वगैरह। तो गांव में फोन की सुविधा उपलब्ध है अभी भी। मोबाइल फोन तो है ही, लैंडलाइन भी है, ठीक है। अब तो लैंडलाइन का प्रचलन कम हो गया, लेकिन लैंडलाइन भी पहुंच चुका है, फोन भी पहुंच चुका है। तो उससे क्या हो रहा है? गांव में संचार और संचार का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? वहां पर लोग जो है एक स्थान से सूचना दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब किसान कॉल सेंटर में अगर आपको कॉल करना है तो आपके पास नंबर है, आप अगर किसान है ग्रामीण क्षेत्र में, किसान कॉल सेंटर में फ़ोन करिए, किसान कॉल सेंटर में फ़ोन करके आप जो भी आप फसल बो रहे हैं उससे संबंधित कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, कौन सा क्या डालना है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे इसको देखभाल करना है, किसान कॉल सेंटर में आप लोग देख सकते हैं। शहर में किसी कृषि वैज्ञानिक से भी आप लोग को अगर बात करना है तो टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में सब लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। अपना सवाल आप प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। और अलग अलग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया तो बताया है उसमें, जो लोग करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं वहाँ देख लिए। कृषि का जो महोत्सव होते रहता है उसमें आपको बहुत तरीके की कृषि के संबंधित चीज़ें दिखाई देंगी, वहाँ पर जाके आप आसानी से, तो आपको पता कैसे चलेगा? वहाँ तक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव नहीं है तो जो एक महोत्सव होता है कृषि का वो भी नहीं पता चलेगा, मेला कोई लग रहा है कृषि से संबंधित वो भी पता नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ डेवलपमेंट भी हो रहा है और ये सब चीज़ों का प्रभाव भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। सेम शहरी क्षेत्र में भी सूचना एवं संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव तो पहले से था, अब और स्ट्रांग हो गया, तो शहर में तो है ही। तो ये दोनों की विशेषता के अंतर्गत आता है, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, ग्रामीण बाजार में भी शहरी बाजार में भी। ग्रामीण बाजार में आय में असमानता कम होगी। देखो गांव में क्या होता है, सबके पास छोटे छोटे काम हैं, कोई जो मैक्सिमम जनसंख्या तो कृषि पर निर्भर है, और इसके अलावा लोहार लोहा बना रहा है, बढ़ई जो है कारपेंटर जो है उसके पास उसका अपना काम है, जो बुनाई का काम करने वाले लोग अलग हैं, ग्रामोद्योग में जो बुनाई का काम करते हैं, कताई का काम करते हैं, कई लोग ईंट भट्टे में काम करते हैं, कोई लोग छोटा छोटा अपना रोजगार किसी न किसी का कोई ना कोई तरीके से अपना चल रहा है ग्रामीण में। तो उसमें क्या है कि गांव क्षेत्रों में आप देखे होंगे कोई किसी का महल बहुत बड़ा ज़्यादा लोग का रहता नहीं है। जैसे कि अगर गरीब हैं तो लगभग आय में समानता रहती है। बहुत ज़्यादा गरीब और बहुत ज़्यादा अमीर आपको गांव में ज़्यादा मिलेंगे नहीं, लगभग आय समान रहेगा। सभी लोग किसी का ज़्यादा खेत है, किसी का कम खेत है, ज़्यादा से ज़्यादा, किसी के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है, किसी के पास थोड़ा कम पैसा है। एक दो लोग माल गुजार, 4-5 लोग अगर मिल गए छोटे से गाँव में तो वो लोग रहते हैं, लेकिन आय में असमानता बहुत ज़्यादा नहीं, लोग सब मिलजुल के रहते हैं, लोगों के बीच आय में समानता रहती है। एक आदमी गरीब है तो उसके बगल वाला भी गरीब ही रहता है, तो लगभग आप लोग देखे होंगे लगभग इक्विवेलेंट टाइप के रहते हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता। तो आय में असमानता जो है वो कम रहती है वहाँ, क्योंकि सभी लोगों मैक्सिमम लोग कृषि कार्य पर निर्भर हैं, मैक्सिमम जनसंख्या जो है वो एक कार्य पर निर्भर रहती है वहाँ, इसलिए आय में असमानता कम रहती है। लेकिन आय में असमानता शहरी क्षेत्र में ज़्यादा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि सब लोगों का अपना अलग अलग काम है, उनको डाइवर्सिटी मिल चुका है। कोई प्लांट में है, काम कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई किसका खुद का बहुत बड़ा शॉप है, किसी का कोई एजुकेशन सेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, कोई टीचर बहुत बड़ा है, कोई इंजीनियर बहुत बड़ा है, कोई डॉक्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर गांव में ये सब चीज़ें इतनी मात्रा में नहीं पाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे अगर लोग हैं तो वो लोग शहर चले जाते हैं, गाँव में रहेंगे ही क्यों? तो शहर में डाइवर्सिटी है, तो अलग अलग लोगों का इनकम अलग अलग है, तो आय में क्या है, इनकम में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, असमानता क्रिएट हो जाती है। कहाँ? शहर में। तो इसकी विशेषता क्या है शहरी बाजार की? आय में असमानता इसलिए ज़्यादा होगी। अमीर है तो वो बहुत अमीर है, गरीब है तो वो क्या है, बहुत गरीब है। भिखारी भी पाए जाते हैं शहर में, और बहुत ज़्यादा रईस अंबानी टाइप के लोग भी पाए जाते हैं। तो दोनों टाइप के लोग जो है, इसलिए आय का वितरण क्या है, भारत में समान नहीं है। मैं आपको पहले भी बताया था कि देश का 80% पैसा केवल 2 से 4% लोगों के पास है। क्यों है? क्योंकि आय में आय का समान वितरण नहीं है। भारत में गरीबी भी बहुत ज़्यादा है और रईसी भी बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आय का समान, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, ये सही नहीं है भारत में। इसी के कारण आय का वितरण समान नहीं है, पैसों का वितरण समान नहीं है। इसीलिए बहुत गरीब लोग भी पाए जाते हैं जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, कपड़े क्या पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने के लिए इतना सारा है कि खाना फेंक रहे हैं, कपड़ा इतना सारा है कि पहन नहीं पा रहे हैं। 4 महीने तक एक कपड़ा पहनते हैं, 2 साल बाद उस कपड़े का नंबर आता है, ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। तो सब तरीके के लोग शहर में पाए जाते हैं, तो इसीलिए आय में असमानता ज़्यादा है शहर में। तो ये हो गया मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें सवाल कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। बाजार वाले में सवाल बनने का अलग अलग तरीके से सवाल पूछता है, और अगर आपके बीच में थ्योरी आपके पास दिमाग में बैठा हुआ है कि इसका मतलब क्या है, तो लॉजिक से आप लोग को वहाँ पर लगाना पड़ेगा। मैं पढ़ा दूंगा वही चाहेगा वो जरूरी नहीं है।
इसमें सवाल कैसा पूछ रहा है, थ्योरेटिकल पूछ रहा है। तो थ्योरेटिकल पूछने में आप समझेंगे तो ये सवाल को थोड़ा थोड़ा घुमा के भी पूछेगा ना, तो आप जवाब लगाएं। मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान में रखो और जो चीजें उसको लिखते जाओ, सवाल बन जाएगा आपका। दूसरा है समय के आधार पर, तो ये हो गया क्षेत्र के आधार पर, बता दिया कौन कौन से होते हैं। अब समय के आधार पर 4 भागों में बांटा है प्रोफेसर मार्शल ने, इकोनॉमिस्ट 4 भागों में बांटा है समय के आधार पर प्रोफेसर मार्शल ने। पहला, अति अल्पकालीन बाजार, वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड मार्केट, शॉर्ट टर्म पीरियड मार्केट। अति अल्पकालीन, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो थोड़े समय के लिए रहता है, बहुत कम समय जो रहता है वो बहुत कम रहता है। जैसे कि दूध, दही और आपका मांस है ना, ये सब जो मार्केट है, सब्जी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। दूध, दही, मांस, इन लोगों को कूलेंट रेफ्रिजरेशन में रखना पड़ता है। दूध जल्दी खराब हो जाता है, दही जल्दी खराब हो जाता है, मांस जल्दी खराब हो जाता है, उसको फ्रीजर में डाल के रखना पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म पीरियड मार्केट में क्या होगा कि एक तो ये चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं, उसको लंबे समय तक ले जाके आप नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये अल्पकालीन, अति अल्पकालीन, वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड मार्केट। सुबह का दूध है, उसको आप देखे होंगे, सांची का दूध आता है और भी दूध आते हैं, वो लोग दूध है, वो दूध आपका सुबह अगर है तो आपका शाम तक रहेगा मुश्किल से ले दे के। शाम को अगर वो नहीं बिका, खराब हो जाएगा, या तो आप फ्रिज में रखो उसको, और रोज फ्रेश दूध आता है। तो ये अति अल्पकालीन बाजार। दही और मांस का भी वही हाल है, पूर्ति को उनके मांग के अनुरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। देखिए दूध का, जैसे कि मांग अचानक से बढ़ गया, मान लो जाए एक शॉप है, वहां 1000 लीटर दूध आया, इसमें आपका 1000 लीटर दूध का मांग जो है अचानक से बढ़ गया किसी दिन, तो अब ये वो एक्स्ट्रा कैसे बढ़ाया जाएगा, उसको स्टॉक करके रख नहीं सकते, तुरंत दूध को क्या करना है, उसको सप्लाई करना है। तो मांग के आधार पर क्या परिवर्तित नहीं किया जा सकता, दूध की मात्रा को, दही की मात्रा को, मांस की मात्रा को, ठीक है, इसको मांग के अनुसार इसके सप्लाई को चेंज नहीं किया जा सकता। तो अति अल्पकालीन बाजार वही बाजार होता है जो पूर्ति को उसके मांग के अनुरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये ज्यादा देर तक रहने वाली चीजें नहीं है, इसलिए इसको स्टॉक करके नहीं रख सकते। तो वो क्या होगा, सप्लाई चेन में पूर्ति अगर मांग बढ़ गई तो उसको तुरंत नहीं बढ़ाया जा सकता, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अति अल्पकालीन बाजार का 2 विशेषता बताया, शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, ऐसी चीजों को इसमें शामिल किया गया जो जल्दी खराब हो जाती हैं, और दूसरा मांग पूर्ति के अनुसार उनको मांग को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दूसरा आएगा आपका अल्पकालीन बाजार, शॉर्ट पीरियड मार्केट, जब पूर्ति को एक निश्चित सीमा तक घटाया बढ़ाया जा सकता है। शॉर्ट टाइम पीरियड मतलब थोड़ा सा ज्यादा समय तक के लिए रहेगा। जैसे कि पूर्ति की क्या बोल रहे हैं, पूर्ति को एक निश्चित सीमा तक, आप मान लो जाए इसके लिए एग्जाम्पल तक, ठीक है, देखो पूर्ति को एक निश्चित सीमा तक बढ़ाया घटाया जा सकता है। मान लो जाए कोई प्रोडक्ट आपको 10 ठो अवेलेबल है आपके पास, ठीक है, अब किसी दिन वो क्या करें 15, अचानक से इसका डिमांड बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे, प्लांट में क्या करेंगे, उसको एक निश्चित सीमा तक बढ़ाया घटा सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत अगर बढ़ा तो इसके प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये मांग की पूर्ति हो जाएगी। तो क्या हो गया, पूर्ति को एक निश्चित, एक फिक्स लिमिट तक, अब 10 के बाद एकदम रोज 10-10 का डिमांड है अगर किसी प्रोडक्ट का, अब वो 30 आ गया एक दिन में डिमांड। जैसे कि नींबू है, नींबू का डिमांड एकदम से बढ़ गया, क्यों, क्योंकि सप्लाई कम हो गया। तो उसको एक फिक्स्ड, नींबू को जैसे कि एक फिक्स्ड अमाउंट तक ही बढ़ाया जा सकता है। इसको 10 से, रोज अगर 10 प्रोडक्ट का डिमांड है और एकदम से 30 हो गया तो इसको नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन 10 से 15 हो गया तो प्लांट के भी उसको कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, तो ये सप्लाई हो जाएगी। तो पूर्ति को एक फिक्स्ड सीमा तक घटाया या बढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्षमता में परिवर्तन संभव नहीं है, यंत्र में परिवर्तन संभव नहीं है। देखो अगर किसी प्लांट में प्रोडक्शन क्षमता 15 की है, तो अगर रोज 10 सप्लाई हो रहा है तो 5 और क्या कर दिया जाएगा, क्षमता इसका 15 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का है तो इसको क्षमता को थोड़ा सा क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, तो 15 प्रोडक्ट ये हो जाएगा। लेकिन अगर यही मांग 20 हो गए, 20 प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया, मार्केट में क्या हो गया, एक दिन में 10-10 हो रहा है, लेकिन एक दिन में अचानक से 20 प्रोडक्ट का आ गया, तो इसका क्षमता तो 15 ही प्रोडक्ट का है ना इस मशीन का, तो इस मशीन को चेंज नहीं किया जा सकता तुरंत, इस यंत्र को परिवर्तित नहीं किया जा सकता तुरंत। प्लांट में जाके आप पूरा नया इंस्टॉल कर देंगे फैक्ट्री, ऐसा नहीं किया जा सकता। एक निश्चित मात्रा तक 15 है तो 15 उसका कैपेसिटी है, आपके जो मशीन लगाए हैं उसका तो बढ़ाया जा सकता है, बाकी एकदम से नहीं बढ़ाया जा सकता। तो जब पूर्ति को एक निश्चित सीमा तक घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्षमता में परिवर्तन एकदम से संभव नहीं है और यंत्र में परिवर्तन संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा क्षमता में परिवर्तन संभव नहीं है और उसके पूरे प्लांट के मशीन को चेंज नहीं किया जा सकता, तो वो कहलाएगा अल्पकालीन बाजार, शॉर्ट टर्म पीरियड मार्केट। तीसरा है दीर्घकालीन बाजार, लॉन्ग पीरियड मार्केट, मांग के अनुसार पूर्ति को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें देखो
मांग के अनुसार पूर्ति को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है, अभी कोरोना के टाइम पे आप लोग देखे होंगे मेडिकल इक्विपमेंट। देखो कोरोना के टाइम पे क्या क्या चीज का मांग बढ़ा, पहला मास्क, दूसरा मेडिसिन, है ना, तीसरा और क्या चीज का बढ़ा, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, और ये मेडिकल इक्विपमेंट के अंतर्गत ही आ जाता है, वेंटिलेटर। ठीक, तो इन चारों चीजों का मांग बढ़ा। तो अब देखो मास्क का मांग एकदम से बढ़ गया, तो क्या किए, नए प्लांट बैठा दिया गया, पूरा नया सिस्टम लगा दिया, टाटा ने नया प्लांट बैठा दिया, नया मेडिसिन का इक्विपमेंट का प्लांट बैठा दिया, भारत में प्रोड्यूस होने लग गया। तो इसका क्या किया, डायरेक्ट से एकदम से इसकी मांग को क्या किया गया, पूर्ति के अनुसार, है ना, इसकी पूर्ति को मांग के अनुसार क्या गया, नियंत्रित किया जा सका। तो इसका मार्केट है, मेडिसिन का मार्केट है। आप अगर डिमांड किसी दवाई का बढ़ गया तो आप उसको कब फुलफिल कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पूरा प्लांट नया डाल के पूरा बढ़ा दिया गया, तो वेंटिलेटर को नया प्लांट डाल के बढ़ा दिया गया। तो जैसे कि मांग के अनुसार पूर्ति को आसानी से नियंत्रित किया जा सके, तो ऐसा मार्केट कहलाता है दीर्घकालीन मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट। ठीक, तो इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं जिसको आप नए चीज़ को ये करके इसके पूर्ति को डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं। ठीक, अति दीर्घकालीन बाजार, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, जब बाजार में मांग और पूर्ति, अब देखो दोनों अधिक हो, मांग और पूर्ति दोनों अधिक हो, और टाइम के हिसाब से फैशन या ट्रेंड जो है वो चेंज होता रहे। जैसे कि बहुत पहले देखे होगे आप 70s 80s में बेल बॉटम वाला पैंट आता था, नीचे जो रहता है वो चौड़ा रहता था, और ऊपर जो रहता है पैंट का ऊपरी साइज वो टाइट रहता था, और नीचे जो आपका पैर है उस वहाँ पर पंजे के पास चौड़ा रहता था, वो बेल बॉटम वाला पैंट बोलते थे। लेकिन धीरे से ट्रेंड चेंज हुआ, अब क्या आ गया, अब नैरो पैंट आना चालू हो गया, ऊपर थोड़ा चौड़ा रहता है और नीचे साइड जो रहेंगे आप लोग देखे होंगे वो शॉर्ट रहता है, तो नैरो पैंट आना चालू हो गया। जीन्स की क्वालिटी जो है चेंज, अब उसके बाद धीरे से फटा फटा वाला पहनने लग गए लोग। तो बहुत सारा ट्रेंड जो है कपड़ों का आप देखे होंगे वो चेंज होता गया धीरे धीरे। ठीक है, तो ये चेंजिंग जो होते रहता है, ट्रेंड के साथ चेंज होना, तो बाजार में मांग और पूर्ति दोनों अत्यधिक परिवर्तन होते रहते हैं, चेंज होते रहता है ट्रेंड में। तो जनसंख्या में वृद्धि से चेंज होता है, एक तो उपभोक्ताओं की रुचि, इंटरेस्ट लोगों का चेंज होते रहता है, फैशन में चेंज होते रहता है, आदि में परिवर्तन के कारण मांग और परिवर्तन होना, मतलब इन सब में परिवर्तन के कारण डिमांड चेंज होगा, फैशन ट्रेंड चेंज होगा, तो पुराना बंद हो जाएगा और नया फैशन में आपका डिमांड जो है वो बढ़ना चालू हो जाएगा। तो नई तकनीक का विकास करना, इसी के कारण नई टेक्नोलॉजी लेके आना और नई तकनीक का विकास करना, वो आता है अति दीर्घकालीन बाजार, वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड मार्केट बोलते हैं इसी को। जैसे कि सबसे एग्जांपल अच्छा इसका कपड़ा का ही है, फैशन जो है वो कपड़े का ट्रेंड का चेंज होते रहता है, कपड़े का ट्रेंड जो है बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। ठीक है, तो इतना अधिक समय होता है कि उत्पादक उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तित कर सके। अब इसमें इतना टाइम होता है, ट्रेंड एकदम फट से चेंज नहीं हो जाता, इतना समय लगता है कि धीरे धीरे, जैसे कि कोई मूवी बना, उस मूवी में सलमान खान, शाहरुख खान या कोई भी बड़े एक्टर जो हैं वो लोगों ने कोई एक नए टाइप का जो ट्रेंड है, जो टी शर्ट पहन के आ गए। अब वो मान लो जाए यहाँ पर कटा हुआ है आधा टी शर्ट, ये फटा हुआ अब जब फटा हुआ जीन्स चल रहा है तो कल के डेट में अगर फटा हुआ टी शर्ट पहन के आ गए, अब वो ट्रेंड में आ जाता है। इसी तरीके से ट्रेंड में आता है, या कोई स्पोर्ट्स का जो बड़ा प्लेयर है, फुटबॉल का बड़ा प्लेयर है, क्रिकेट का बड़ा प्लेयर है, वो अगर कोई अच्छी टाइप, अब कोई दूसरे टाइप का ट्रेंड का टी शर्ट अगर उसका डिज़ाइन हो गया और पहन लिया, तो वो क्या आता है, ट्रेंड में आ जाता है। तो अब समझ में आ जाता है कि ये ट्रेंडिंग चेंज होने वाला है, लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो उतना समय होता है कि इसमें चेंज कर सके, उसको प्रोडक्शन को चेंज कर दिया जाता है और उस तरीके का डिज़ाइन करना चालू कर देंगे। तो ये होता है, ये टाइप का मार्केट आता है अति दीर्घकालीन मार्केट, वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड मार्केट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपका हो गया क्षेत्र के आधार पर, समय के आधार पर। अब देखते हैं थर्ड, प्रतियोगिता के आधार पर, कंपटीशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। 3 प्रकार का मार्केट होता है प्रतियोगिता के आधार पर। एक तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट मार्केट, जिसमें पूरी तरीके से कंपटीशन होता है। ठीक है, जब बाजार में किसी वस्तु के क्रय विक्रय के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है तो उसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार या पूर्ण बाजार कहा जाता है। ठीक है, अब क्रेता और विक्रेता, जैसे कि इसके लिए एग्जांपल के लिए ले लेते हैं अपन मोबाइल, और क्या ले लेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मोबाइल को अपन एग्जांपल लेके चलते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार मतलब परफेक्ट मार्केट। अब आप देखो, अगर कहीं एमआई है, सैमसंग है, और क्या है, वीवो है, ओप्पो है, ये अगर रेट को बढ़ा देता है थोड़ा सा भी, और ये सैमसंग जो है थोड़ा सा कम करके फीचर ज़्यादा देने लग जाता है, पूरे शिफ्ट हो जाएंगे इसके साइड।
ये वैसी करता है, अगर कम रेट पे ज़्यादा फीचर तो इसके साइड, फिर इसके साइड, तो पूरा इसमें क्या है, कंपटीशन है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फुल कंपटीशन है, ठीक है। तो अगर पूर्ण कंपटीशन का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से कंपटीशन हो, एक ही लेवल का जो बहुत सारी कंपनियां हों और वो अपने फीचर्स को देख के, अब देखो ये जो मोबाइल का सेक्टर है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। थोड़ा सा भी थोड़ी चीज़ें, एक तो यूट्यूबर बहुत आ गए हैं, तो यूट्यूबर लोग क्या करते हैं, अनबॉक्सिंग करते रहते हैं। अब वो थोड़ी छोटी चीज़ों को भी निकाल के क्या करते हैं, गलती निकालते रहते हैं। अब वो सही भी रहता है, जैसे कि कैमरा का है, उसमें बहुत सारा आपको फीचर बता देंगे, रैम क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, ये सब चीज़ें। आप पहले का जो मोबाइल लेते थे, आप लोग खुद सोचो, आज से 5 साल 7 साल पहले, 10 साल पहले जब मोबाइल लेते थे तो इतना प्रोसेसर रैम के बारे में खाली दुकान वाला भी नहीं जानता था, कंपनी भी इतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन प्रोसेसर, रैम, चिपसेट इतना बताना चालू कर दिए हैं कि आपका दिमाग सीधा जाता है रैम। लोग 6 GB 7 GB 10 GB रैम, और खेलना क्या है, करना क्या है मोबाइल में, व्हाट्सएप चलाना है, और रैम को देखते हैं 7 8 GB का। तो इस तरीके की चीज़ें आ गई, क्यों? क्योंकि नॉलेज बढ़ गया है, इन्फॉर्मेशन मार्केट में ज़्यादा आ गया है। इसके कारण ये कंपनी लोग भी अवेयर रहना चालू कर दिए हैं, कंपटीशन बढ़ता है इससे। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाएगा लोगों का, वैसे वैसे हर क्षेत्र में कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा। नॉलेज टेंड्स टू कंपटीशन, नॉलेज के बढ़ने के साथ कंपटीशन बढ़ेगा। अगर आपको इन सब की जानकारी नहीं होती तो ये कंपनी लोग क्या करते, आपको बेवकूफ़ बनाते, और ये लोग क्या करते, आपको नॉलेज प्रोवाइड, मतलब इतनी ज़्यादा छोटी चीज़ों पे ध्यान के इसको रिजॉल्व करने का कोशिश करते हैं हम, कि अब कोई ट्वीट कर दिया, कोई कुछ कर दिया, तो ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं। तो इसमें क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता है, परफेक्ट मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन है। तो इसको कहा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। जो मैं बोला हूँ उसको लिख लेना। जब बाजार में किसी वस्तु के क्रय विक्रय के लिए क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है तो बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार अथवा पूर्ण बाजार कहा जाता है। इस तरीके के बाजार में क्रेता विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जहाँ इन क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान होता है। ये मैं आपको बताया कि नहीं, अभी पूरा नॉलेज होता है, ठीक। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में और इसके अतिरिक्त क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल कृषि भी है। एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी पूरा जो है वो कंपटीशन इसी तरीके से चलते रहता है। कौन किसका जो कौन सा रेट कम, कौन से जो धान है या कौन सा चावल है, कौन सा गेहूं है, उसका रेट कम है, पूरा एक ही साथ सब रखा रहता है। जो कम रेट रहता है उसके दुकान में जाके आप लेते हैं। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीज़ें कृषि पे भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, कृषि कौन से बाजार के अंतर्गत आता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत आता है। परफेक्ट कंपटीशन है कृषि के क्षेत्र में भी। जो आप फर्टिलाइजर भी देख लें, जो कृषि से संबंधित जो चीज़ें आती हैं, उपकरण भी देख लें, उसमें भी है, जिसमें आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी आप उसी को खरीदेंगे, ऑप्शन बहुत सारा है। तो कृषि भी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत आता है। दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इम्परफेक्ट मार्केट। इसमें क्या आएगा, जब किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है, जब वह बाजार अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार अथवा अपूर्ण बाजार कहलाता है तब, ठीक है। मतलब किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है, कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है। अब वो अपूर्ण बाजार होगा, जिस कारण उन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। अब दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी इम्परफेक्ट मार्केट। इसमें क्या होता है, क्रेता और विक्रेता की संख्या कम पाई जाती है। क्रेता विक्रेता की संख्या कम पाई जाती है, ज्ञान का अभाव पाया जाता है। क्रेता विक्रेता की संख्या कम, ज्ञान का अभाव, ज्ञान कम है, तो क्या होगा, कंपटीशन क्रिएट होगा ही नहीं। एक जगह पर एक वस्तु 100 रुपये में मिल रही है, वहीं दूसरी जगह पे वही वस्तु 50 रुपये में मिलेगी। आपको ज्ञान का अभाव नहीं है, कंपटीशन नहीं है, प्रतियोगिता नहीं है। यहाँ पर 100 रुपये में मिलेगा, यहाँ पर 50 रुपये में मिलेगा, आप डिफरेंस क्रिएट भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए क्या है, इस पर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, वस्तुओं में विभेद का संख्या होता है। अब लिखना, जब किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है तब वह बाजार अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार अथवा अपूर्ण बाजार कहलाता है, ठीक है। जिसका परिणाम यह होता है कि यह प्रमुख रूप से वस्तु विभेद पाया जाता है इसमें, ठीक है। और क्या होता है, क्रेता और विक्रेता की संख्या कम होती है, पूर्ण रूप से वस्तु में विभेद का मतलब समझ में आ गया, इसमें वस्तु का विभेद पाया जाता है। तो ये होगा इम्परफेक्ट मार्केट। इसमें पब्लिक को, कस्टमर को नुकसान है, एक जगह पे एक सस्ता है, एक जगह पे महंगा है। आपके पास ज्ञान का अभाव है तो आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा जो सस्ता दे रहा है। यहाँ पर जो कस्टमर जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि दूसरे जगह पे यहाँ पर जो कस्टमर जाएगा उसको यहाँ सस्ता मिल रहा है करके, ठीक। तो यह होता है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तीसरा होता है एकाधिकार प्रतियोगिता, मोनोपोली। इसको अच्छे से समझना जरूरी है आपको।
एकाधिकार प्रतियोगिता का मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, देखना। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से ही स्टार्ट करते हैं। जियो, आइडिया, एयरटेल, इसको मैं आपको पहले भी बताया था। देखो, जियो के आने से क्या हुआ, आइडिया और एयरटेल की जो वो है कीमत है और आइडिया और एयरटेल का जो मार्केट है वो पूरी तरीके से डाउन हो गया, क्योंकि ये लोग इस रेट पे चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। पहले भी नहीं करवा पाए, 3 साल तो जियो फ्री दे दिया, उसके बाद भी ये लोग क्या किए, नहीं प्रोवाइड करा पाए। अभी भी इसका प्लान 400 रुपये में मिल जाएगा, इसका प्लान 500 550 में मिलेगा। तो ये फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसके पूरे कस्टमर्स इसके पास खिंचाते जा रहे हैं। तो एक दिन क्या होगा, अगर मान लो जाए ये दोनों कंपनियां बंद हो जाती है, बहुत से लोग बोलते भी हैं कि बंद हो जाए, क्या करना है हमको, हमारे पास तो जियो है। एक दिन ये कंपनियां क्या हो जाएगी, बहुत घाटा हो रहा था, बहुत ज़्यादा इन लोग को घाटा हो रहा था। ये लोग एक टाइम पे सड़क पे आ गए थे। तो ये लोग को मार्केट जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट की। क्यों सपोर्ट की गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि कंपनियां बनी रहें? क्योंकि आपको जियो को भी डर रहेगा कि अगर मैं ये फैसिलिटीज़ को कंटिन्यू नहीं रखा तो ये कंपनियां क्या हो जाएगी, फिर से अपना मार्केट बना लेगी और फिर से क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएगी। तो इन लोग का रहना क्यों जरूरी है, समझ में आया आपको? कस्टमर के पास क्या रहना चाहिए, ऑप्शंस रहने चाहिए। तो अगर कस्टमर के पास ऑप्शन है तो ये इसका हाथ टाइट रहेगा, मतलब ये अपना हमेशा सोचेगी कि मैं कम दाम पे प्रोवाइड कराऊं, नहीं तो ये कस्टमर क्या चले जाएंगे, वापस बाउंस बैक कर जाएंगे, इसके पास चले जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करके इनको फिर से खड़ा की। अगर ये कंपनियां खत्म हो जाती, मान लो जाए, तो क्या हो जाता, ये एकाधिकार, यानी इसी को कहा जाता मोनोपोली। अगर एक चीज पे अगर एक छत्र अधिकार होता है किसी का, बाकी चीजें कंपटीशन में कोई नहीं रहती और खत्म हो जाती है, तो क्या कहलाता है, वो मोनोपोली कहलाता है। इसी को कहा जाता है एक छत्र अधिकार या एकाधिकार प्रतियोगिता। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं पेट्रोल, गैस, विद्युत, इसका कंपनी का सप्लायर एक ही है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। ऐसा नहीं 50 तो प्राइवेट कंपनी है, सब टेंडर भर रहे हैं, सब देख रहे हैं विद्युत को सप्लाई करने के लिए, गवर्नमेंट करती है। गैस का ONGC इसके पास है, पेट्रोल का भी फिक्स्ड है। तो ये सब लोग एकाधिकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि बंदरगाह, भारत के पोर्ट किसके पास है, अडानी। जितने भी पोर्ट देखोगे मैक्सिमम अडानी के पास है। तो यहाँ पर एक क्या हो गया, मोनोपोली क्रिएट हो गया। ऐसे आप क्या सकते थे, पॉलिटिक्स में भी देख सकते हैं। मान लो जाए बीजेपी है, कांग्रेस है और SP है, समाजवादी पार्टी है, और भी अदर पार्टी है। मान लो जाए, एक मिनट के लिए सोचिए कि पूरा सीट बीजेपी का आ गया, कांग्रेस खत्म, बाकी विपक्ष खत्म। अगर पूरा एक छत्र राज हो गया बीजेपी का, तो क्या होगा, बीजेपी का राज हो गया तो क्या होगा, अभी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसको विपक्ष क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके पास ये डर नहीं रहेगा उस दिन बीजेपी के पास कि भाई हमको अगर कहीं हम लोगों ने अच्छा काम नहीं किया तो विपक्ष हमारे पक्ष में लड़ के क्या हो जाएगा, एक हमसे तगड़ी टक्कर देगा और अगला चुनाव जीत जाएगा। अगर ये लोग समाप्त हो गए पूरी तरीके से। विपक्ष का रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक अंकुश कायम हो सके जो सत्ता पक्ष है उसके लिए, निरंकुश न हो जाए सत्ता पक्ष, इसलिए इस कंपटीशन का रहना जरूरी है। जैसे कि एक कंपनी बताया मैं, अगर ये मोनोपोली क्रिएट हो गया, बाकी कंपनियां आज के डेट में आइडिया एयरटेल सब बंद हो गई और कल के डेट में इसने बढ़ा दिया अपना रेट बहुत ज़्यादा, तो फिर नई कंपनियां खड़ी नहीं हो पाएगी। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद कंपनी खड़ी होने में बहुत टाइम लगता है। अगर कांग्रेस SP जितने भी विपक्ष हैं, आप बहुत लोग यहाँ चाहते होंगे बीजेपी सपोर्टर, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ठीक है ना, मेरे को उस नज़रिए से आप जज मत करिएगा। एकदम फेयर इंडिपेंडेंट रहता हूँ मैं। जो अच्छा काम किया है वो अच्छा है, जो बुरा काम किया है वो बुरा है। कोई भी पार्टी विशेष का समर्थक मैं नहीं हूँ, ठीक। तो मान लो जाए अगर कहीं बीजेपी है, अगर कहीं इसका एक छत्र राज हो गया तो कल के डेट में नई पार्टी खरीद नहीं हो पाएगी। आप ये सरकार भी निरंकुश हो गई, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। मान लो जाए कल कांग्रेस हो गई, कांग्रेस निरंकुश हो गई, तो एक दिन में पार्टी खड़ा नहीं किया जा सकता, उस दिन दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपके पास अगर कंपटीशन मौजूद है, प्रतियोगिता आपके पास है, तो पब्लिक को फायदा होता है, कस्टमर को फायदा होता है। अगर आपके पास बाकी कंपनीज भी है तो उनको भी रहना जरूरी है, क्योंकि उस पर क्या बना रहेगा, निरंकुशता बनी रहेगी हर कंपनी पे। कंपटीशन का होना, प्रतियोगिता का होना मार्केट में बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए तो इसको कहते हैं एकाधिकार प्रतियोगिता, मोनोपोली। अब इसको लिख सकते हैं आप, एकाधिकार बाजार
बाजार की उस दशा को कहते हैं जिसमें एकाधिकारी किसी वस्तु विशेष का स्वयं अकेला उत्पादक होता है, साथ ही उस वस्तु विशेष की निकटतम स्थानापन्न वस्तु का भी कोई उत्पादक नहीं होता है। इस प्रकार वस्तु की पूर्ति उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। जैसे कि पेट्रोल, गैस, विद्युत एक ही उत्पादक है। तो इस तरीके का मैं जो बोला उसको रिवाइंड करके आप लोग लिख लेना। ठीक, तो ये होता है आपका एकाधिकार बाजार। और 2-3 बाजार के टाइप देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि बिक्री के आधार पर बाजार। एक आधार और देख लेते हैं, चौथा अगर बोल दो, बिक्री के आधार पर। पहला आ जाएगा क्या, फुटकर बाजार। फुटकर बाजार में क्या होता है, जहां थोड़ी मात्रा में वस्तुएं, थोड़ी मात्रा में, यानी आप अगर देसी भाषा में बोलो, थोड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदी या बेची जाती है। चिल्लर मार्केट, जैसे कि आप किराना सामान लेने के लिए जाते हैं, तो आप अगर एक ठो साबुन चाहिए आपको, तो एक ठो साबुन देगा, एक कंघी चाहिए एक कंघी देगा, एक पेस्ट चाहिए एक पेस्ट देगा, एक ब्रश चाहिए एक ब्रश देगा आपको। तो वो सब चिल्लर मार्केट है, उसी को कहते हैं फुटकर बाजार। जहां थोड़ी मात्रा में आप लोग लिखेंगे, जहां पर थोड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदी या बेची जाती है चिल्लर मात्रा में, उसको फुटकर बाजार कहते हैं। ये बिक्री के आधार पर बाजार है। दूसरा है थोक बाजार, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, जहां थोक की मात्रा में वस्तुएं खरीदी या बेची जाती है। डी मार्ट, बहुत ज़्यादा सामान, बड़े सामान खरीदना तो आप जाएंगे तो सही रहेगा, वहाँ चिल्लर भी मार्केट होता है, लेकिन थोक मार्केट भी है। जैसे कि आप लोग देखेंगे रायपुर में एक मार्केट है, बहुत सारा ऐसा मार्केट है वहाँ जो थोक में सामान बेचता है। ठीक है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं उसके नाम को। ठीक, तो ठीक है, तो वो कहलाएगा थोक बाजार, जहां पर ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, वो होगा थोक बाजार। ठीक है, पांचवा है विशिष्टीकरण के आधार पर। विशिष्टीकरण के आधार पर, विशिष्टीकरण मतलब विशिष्टता के आधार पर। पहला हो जाएगा मिश्रित बाजार। सभी वस्तुएं एक ही बाजार पर बेची जाती है, जैसे कि ग्रामीण बाजार किसके अंतर्गत आता है, मिश्रित बाजार। इसको पहले भी समझा चुका हूं, यहां पर कहां पर बताया हूं, यहां पर। मिश्रित बाजार मतलब सभी चीजें एक ही जगह मिले जहां पर। ठीक है, मिश्रित बाजार को तो मैं कंप्लीट कर दिया हूं। ग्रामीण बाजार मतलब कपड़ा भी वहीं मिलेगा, खाने का सामान भी वहीं मिलेगा, सब्जी भी वहीं मिलेगा, दही दूध दही भी वहीं मिल जाएगा, वो मिश्रित बाजार यानी ग्रामीण बाजार। दूसरा आएगा इसका अंतर्गत, दूसरा अगर कहीं बोले तो विशिष्ट बाजार। विशिष्ट बाजार, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, शहरी बाजार। मतलब एक जगह पे एक वस्तु ही मिले, कपड़ा का मार्केट है तो कपड़ा ही मिले, दूध दही का मार्केट है तो दूध दही मिले, सब्जी का मार्केट है सब्जी मिले। तो इसमें सवाल कैसे आएगा, शहरी बाजार किस बाजार के अंतर्गत आता है। प्रतियोगिता अब अलग अलग आपको दे देगा, फुटकर बाजार, थोक बाजार, विशिष्टीकरण बाजार, मिश्रित बाजार, विशिष्ट बाजार। तो आपको लगाना है क्या, विशिष्ट बाजार। उसी तरीके से ग्रामीण बाजार किस बाजार के अंतर्गत है, तो मिश्रित बाजार और विशिष्ट बाजार। मतलब मिश्रित बाजार मतलब सभी चीज़ें एक जगह मिले, विशिष्ट बाजार मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग जगह हो। तो ये शहरी बाजार और ग्रामीण बाजार मिश्रित बाजार और विशिष्ट बाजार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें बाजार का जो है वो पूरी तरीके से मेरे तो आप लोग जाग बना के देखना, पूरा सवाल आपको बन जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। फिर भी मैं और देख लेता हूँ, अगर इसमें कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करानी रहेगी अगर मुझे, तो देख लेता हूँ मैं, और कुछ चीज़ें रहेगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में जब अपन आएंगे तो उसमें आपको नोट करवा दूंगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्वयं सहायता समूह से संबंधित है या कोई और टॉपिक जो अच्छा टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट है आप लोग के पेपर के दृष्टिकोण से, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोग को बाजार जो है वो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन बस है, इसमें आंकड़ा वगैरह कुछ नहीं है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे। लेकिन क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, 12 में भी पूछा है, 17 में भी पूछा है, इसलिए पूरा तरीके से समझते हुए चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। नोट्स तो आपको मैं वहाँ भेज दिया था, आज का वीडियो का तो आप नोट्स देख के खुद बनाइए। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।